2 नवंबर 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी अर्थर जेम्स वेलफोर द्वारा वेलफोर डिक्लेरेशन फॉर्म जारी किया गया, जिसमें ज्यूज के लिए एक नेशनल होमलैंड बनाने की बात कही गई। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली ज्यूज के लिए एक ऐसा स्टेट बनाने जा रही थी जिसके लिए ज्यूज काफी लंबे समय से एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उन्हें फिलिस्तीन के अंदर ही एक अलग ज्यूज स्टेट बनाने की जरूरत पड़ गई। और आखिर क्यों ब्रिटिश सरकार ने ज्यूज की इस मांग को स्वीकार कर लिया, जबकि ब्रिटिशर्स फिलिस्तीनी अरब्स को फिलिस्तीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने का वादा कर चुके थे और फ्रांस से भी ये प्रॉमिस कर चुके थे कि फिलिस्तीन को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखा जाएगा। क्या इस सब के पीछे ब्रिटिशर्स का कोई अपना फायदा था, जिसके लिए ब्रिटिशर्स ने इन तीनों कम्युनिटीज को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की? ये सब जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों पर नजर डालनी होगी। दरअसल ज्यूज के अनुसार इनकी फिलिस्तीन के साथ काफी पुरानी और गहरी हिस्ट्री रही है। ज्यूज का मानना है कि प्राचीन समय से इनके पूर्वज अब्राहम, इसहाक और जैकब फिलिस्तीन की इस भूमि से जुड़े हुए हैं और ये इलाका इनका प्रोमिस लैंड माना जाता है जो इन्हें ईश्वर ने दिया था। अब साल 147 BCE में मिडिल ईस्ट का ये हिस्सा किंगडम ऑफ इजराइल हुआ करता था और यहाँ पर ज्यूस किंग सोलोमन रूल करते थे। यहाँ पर ज्यूस की एक बड़ी आबादी रहती थी और जेरूसलम यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी। किंग सोलोमन ने जेरूसलम में एक टेम्पल बनवाया जो ज्यूस के लिए एक पवित्र स्थान था और ज्यूस लोग यहाँ पर प्रार्थना किया करते थे। लेकिन साल 586 BC में बेबीलोनियंस यहाँ पर कब्जा कर लेते हैं और ज्यूस के इस टेम्पल को तोड़वा देते हैं। और जब ज्यूस लोग इनका विरोध करते हैं तो बेबीलोनियंस ज्यूस को यहाँ से निकाल देते हैं। इसके बाद साल 539 BC में बेबीलोनियंस को हराकर पर्शियंस इस क्षेत्र पर कब्जा कर लेते हैं। पर्शियंस के राज में यहाँ से निकाले गए ज्यूस को वापस आने की अनुमति मिल जाती है और ज्यूस का यह टेम्पल दोबारा बनाया जाता है। इसके बाद रोमन्स इस इलाके पर अपना अधिकार जमा लेते हैं। अब रोमन्स के राज में क्रिश्चियन धर्म तेजी से फैलने लगता है। इस कारण ज्यूस को मारना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि क्रिश्चियंस का यह मानना था कि उनके गॉड यानी जीसस को ज्यूस ने ही मारा है। अब रोमन्स ज्यूस के सेकंड टेम्पल को भी तोड़वा देते हैं और यहाँ पर रोमन्स किंग द्वारा चर्च ऑफ दी होली सेपल्कर बनवाया जाता है जो क्रिश्चियंस के लिए एक पवित्र स्थान था। अब क्योंकि रोमन्स रूल के अंदर ज्यूस को मारा जा रहा था, इस कारण ज्यूस लोग भागकर यूरोप जैसे दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसके बाद साल 638 AD में रोमन्स को हराकर अरब्स इस इलाके पर अपना कब्जा जमा लेते हैं और जेरूसलम के उसी इलाके में जहाँ पर ज्यूस का सेकंड टेम्पल था, वहाँ पर डोम ऑफ दी रॉक बनवाया जाता है जो अरब्स के लिए एक पवित्र स्थान था। इस प्रकार जेरूसलम अरब, क्रिश्चियंस और ज्यूस तीनों रीजन्स के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। अरब्स के बाद इस इलाके पर ओटोमन एम्पायर रूल करने लगता है। अब इस समय तक ज्यूस की जो आबादी यूरोप और रशिया में रहती थी, उनके साथ रिलीजियस डिफरेंसेस को लेकर काफी भेदभाव होने लगा था और उन पर जुल्म किए जाने लगे। उन्हें अलग अलग देशों से निकाला गया और ज्यूस की एक बड़ी आबादी परसिक्यूशन का शिकार हुई। इस कारण 19th सेंचुरी तक आते आते ज्यूस को अब ये एहसास होने लगा था कि उनके अपने लैंड फिलिस्तीन के अलावा वे लोग और कहीं भी सुरक्षित नहीं रह सकते। और यहाँ से ज्यूस लोगों में शुरुआत होती है जियोनिज्म मूवमेंट की, जिसका मकसद था ज्यूस को अपना लैंड वापस दिलवाना। इसके बाद साल 1897 में एक ऑस्ट्रेलियन ज्यूस जर्नलिस्ट थियोडोर हर्जिल नाम का ये व्यक्ति द ज्यूस स्टेट नाम से एक बुक पब्लिश करता है, जिसमें थियोडोर लिखता है कि ज्यूस के साथ यूरोप में होने वाले शोषण से बचने का एक ही उपाय है और वो है ज्यूस के अपने लैंड फिलिस्तीन में ज्यूस के लिए अपना एक अलग देश होना चाहिए। और यहाँ से ज्यूस के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग जोर पकड़ लेती है। इसके बाद साल 1897 में थियोडोर स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जियोनिज्म कांग्रेस का आयोजन करता है और ज्यूस के लिए एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग रखता है। अब दुनिया भर से ज्यूस जियोनिज्म के समर्थन में जुटने लगते हैं और बड़ी संख्या में फिलिस्तीन पहुंचना शुरू कर देते हैं, जिस कारण फिलिस्तीन में ज्यूस की संख्या अचानक ही बढ़ने लगती है। लेकिन इसी दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है, जिसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ओटोमन एम्पायर थे और दूसरी ओर ब्रिटेन, फ्रांस और उनके अलाइज थे। अब इस समय इजिप्ट पर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था और उनके लिए यहाँ की स्वेज कैनाल काफी महत्व रखती थी, क्योंकि स्वेज कैनाल ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया तक पहुंचने का सबसे तेज मार्ग थी और इसके लिए उन्हें अफ्रीका से घूमकर नहीं जाना पड़ता था और उनके लिए इंडिया से गुड्स एक्सपोर्ट करना काफी आसान हो जाता था, जो ब्रिटिश इकोनॉमी के लिए काफी फायदेमंद था। इसी कारण ओटोमन एम्पायर 2 फरवरी 1915 को ब्रिटिशर्स का यूरोप से कनेक्शन तोड़ने के इरादे से स्वेज कैनाल पर अटैक कर देता है, ताकि स्वेज कैनाल पर ब्रिटिशर्स की सुरक्षा को तोड़कर वहां पर कब्जा किया जा सके। लेकिन ब्रिटिशर्स इंडियन फोर्सेस के साथ मिलकर किसी तरह इस अटैक को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अब भी ब्रिटिशर्स के मन में ये डर था कि ओटोमन एम्पायर अपने एलाइज के साथ मिलकर स्वेज कैनाल पर फिर से हमला करेगा। इस कारण ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर इस खतरे से निपटना है तो पहले ओटोमन एम्पायर को रास्ते से हटाना होगा और इसके लिए वे लोग फिलिस्तीनी और रशियन ज्यूस का सहारा लेने का प्लान बनाते हैं।
क्योंकि भले ही फिलिस्तीन पर राज करने वाला ओटोमन एम्पायर ब्रिटेन के विरोध में खड़ा था, लेकिन यहाँ पर रहने वाली ज्यूस की बड़ी आबादी यहाँ की सरकार को कंट्रोल कर सकती थी। और इसी बात का फायदा उठाने के लिए ब्रिटिशर ने ज्यूस लोगों के जियोनिज्म मूवमेंट का समर्थन करना शुरू कर दिया, ताकि ज्यूस आबादी का विश्वास जीता जा सके। इसके अलावा ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा वेलफेयर डिक्लेरेशन फॉर्म जारी किया जाता है, जिसमें ज्यूस के लिए फिलिस्तीन में एक नेशनल होमलैंड बनाने का वादा किया जाता है, जहां पर ज्यूस लोग बिना किसी डर के इंडिपेंडेंट रह सकते थे, जिससे ज्यूस में भी ब्रिटिशर्स के लिए लड़ने की भावना जागने लगी। और असल में ब्रिटिश सरकार उनसे यही तो चाहती थी। इसी बीच ब्रिटिश सरकार को एक और गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखने लगी, क्योंकि इसी समय ओटोमन रूल के अंदर रहने वाले अरब्स में भी ओटोमन के खिलाफ विरोध की भावना जागने लगी थी। क्योंकि ओटोमन एम्पायर एक टर्किश डोमिनेटेड एम्पायर था, जिसमें अरब्स को लगता था कि ओटोमन सुल्तान सिर्फ टर्किश इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं और उनकी ओन आइडेंटिटी को दबा रहे हैं। इस कारण 19वीं सेंचुरी में अरब नेशनलिज्म बढ़ने लगा, जिसमें अरब्स अपनी अलग पहचान और राष्ट्र बनाना चाहते थे। इस कारण ओटोमन जनरल्स ने अरब्स को दबाने के लिए इन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, जिससे अरब्स ओटोमन के खिलाफ और ज्यादा भड़क गए। इस बात का फायदा उठाने के लिए ब्रिटिशर्स शरीफ हुसैन बिन अली के पास जाते हैं। शरीफ हुसैन मक्का के गवर्नर थे और अरब्स लोग उनका काफी सम्मान करते थे। ब्रिटिशर्स शरीफ हुसैन से कहते हैं कि अगर अरब्स ओटोमन के खिलाफ रिवोल्ट करे तो उन्हें एक अलग इंडिपेंडेंट अरब स्टेट दिया जाएगा। ये वादा अरब्स के लिए एक मौका था अपनी आज़ादी पाने का, इसलिए वे ब्रिटिशर्स की इस डील के लिए राजी हो जाते हैं। और इसी तरह फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है, जिसमें ज्यूस और अरब्स भी ब्रिटिशर्स का साथ देते हैं, जिस कारण ब्रिटिशर्स ओटोमन एम्पायर को हराकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अरब्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया गया था, क्योंकि जब अरब्स ब्रिटिश के साथ मिलकर ओटोमन के खिलाफ लड़ रहे थे, तभी ब्रिटिश और फ्रांस ने सीक्रेट में एक एग्रीमेंट साइन कर लिया था, जिसे साइक्स-पिकेट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट में मिडिल ईस्ट को ब्रिटिश और फ्रेंच कंट्रोल में बांटने का एक प्लान था। इस कारण वॉर जीतने के बाद ब्रिटिश जॉर्डन और इराक को अपने कंट्रोल में ले लेता है और सीरिया और लेबनान का हिस्सा फ्रांस के पास चला जाता है। लेकिन इस एग्रीमेंट के अनुसार फिलिस्तीन जो बच रहा था उसे इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत रखा जाता है। ये एग्रीमेंट अरब्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था, क्योंकि अंग्रेजों ने उनसे जिस इंडिपेंडेंट अरब स्टेट का वादा किया था वह उनके हाथ से अब निकलता हुआ नजर आ रहा था। वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन में ज्यूस होमलैंड बनाने के समर्थन में और नाजीज के अत्याचारों से बचने के लिए दुनिया भर से ज्यूस फिलिस्तीन में आते जा रहे थे। इसके अलावा ज्यूस मूवमेंट के समर्थन के लिए ज्यूस कम्युनिटीज ने जो फंड इकट्ठा किया था, उससे ज्यूस लोग फिलिस्तीन में बड़ी मात्रा में भूमि खरीदना शुरू कर देते हैं, जिससे अरब्स काफी नाराज हुए और उन्होंने ज्यूस कम्युनिटीज और ब्रिटिश सेना पर हमले करना शुरू कर दिए, जिससे ज्यूस और अरब्स के बीच कन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया। अब क्योंकि फिलिस्तीन में हालात खराब होते नजर आ रहे थे, इस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिलिस्तीन को इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से हटाकर अपने कंट्रोल में ले लिया। अब फिलिस्तीन में ज्यूस की बढ़ती संख्या को देखकर अरब्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट पर उन्हें रोकने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया, जिस कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ज्यूस इमिग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए कई प्रयास किए, जिससे ज्यूस लोगों को लगने लगा कि उन्हें अपनी ही भूमि पर आने से रोका जा रहा है। इस कारण ज्यूस ब्रिटिशर्स से नाराज हो गए और उनका विरोध करने लगे। अब इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन फाइनेंशियली और मिलिटरली काफी वीक पड़ जाता है, जिस कारण फिलिस्तीन को कंट्रोल करना ब्रिटिशर्स के लिए अब मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि फिलिस्तीन में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा था और ज्यूस और अरब्स अपने इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए लगातार मांग कर रहे थे। इस कारण ब्रिटेन ने इस इश्यू को यूनाइटेड नेशंस के हाथ में दे दिया और अब यूनाइटेड नेशंस ने यह समाधान निकाला कि फिलिस्तीन में हो रहे अरब और ज्यूस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का एक ही उपाय है, और वो है फिलिस्तीन का पार्टीशन कर देना चाहिए, जिसमें एक स्टेट अरब्स के लिए होगा और दूसरा ज्यूस के लिए। इसके बाद 29 नवंबर 1947 को यूएन जनरल असेंबली ने एक रिजोल्यूशन पास किया, जिसमें फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें से एक स्टेट ज्यूस को दिया गया, जिसमें फिलिस्तीन का 56% तक हिस्सा था और इसे इजराइल कहा गया। दूसरा स्टेट अरब्स को दिया गया, जिसे फिलिस्तीन कहा गया, और जेरूसलम जो तीनों रीजन्स के लिए काफी महत्व रखता था, उसे इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा गया। इसके बाद 14 मई 1948 में ब्रिटेन ने फिलिस्तीन छोड़ दिया और इजराइल एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। यूएन द्वारा किए गए इस प्रस्ताव को ज्यूस ने तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अरब्स ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अरब्स को लगता था कि ये अनफेयर डिवीजन हो रहा है। इस कारण इजराइल के आसपास के अरब देशों ने मिलकर साल 1948 में इजराइल पर अटैक कर दिया और यहाँ से अरब इजरायली वॉर शुरू हो जाती है और फाइनली इजराइल इस वॉर को जीत जाता है और जितना पार्ट उसे यूएन ने दिया था उससे ज्यादा पार्ट वह अपने कब्जे में कर लेता है। इस तरह इजराइल तो एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाता है, लेकिन फिलिस्तीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में फुल्ली इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है और आज भी इन दोनों कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है।